बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की सूरत हाल इस वक्त मुल्क में चल रही है। अल्लाह करीम से दुआ है कि हम सब को और इंसानियत को अपनी आफ़ियत में रखें। इस सूरत हाल पे तालीम के सिलसिले को जारी रखने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया है। मुझे सेकेंड ईयर की बायोलॉजी समरी की सूरत में आपके सामने रखना है। आप यकीनन ये तमाम चैप्टर्स पढ़ चुके, बारहा इसके टेस्ट दे चुके, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के साथ टच रहें, तालीम के साथ टच रहें, और जिस वक्त भी एग्ज़ाम्स का फ़ैसला हो उस वक्त आपको कोई मुश्किल ना हो। तो इस मकसद के लिए सारी सूरत हाल की गई है। आइए सेकेंड ईयर बायोलॉजी का पहले चैप्टर का आगाज़ करते हैं। पहला चैप्टर का नाम होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस जैसे कि आप जानते हैं टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। होम्यो मीन्स सेम and stasis means state or condition or conditions। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह आने वाले लम्हों में पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ें हम स्टडी कर लें। तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस प्लेनेट अर्थ पर हैं, वो सब के सब किसी न किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं, जिसे आप उसका हैबिटेट या एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट जो भी किसी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग्स हैं, उन सराउंडिंग्स को हम नाम देते हैं एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट दो तरह का है। एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और दूसरा सेकेंड वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, and internal environment means environment that prevails within the body of organism, that is internal environment। हम ये मुशाहदे में है, हमारी ऑब्जर्वेशन में है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। कांस्टेंट चेंजेस आ रही हैं इसमें, बल्कि कहना चाहिए कंटिन्यूअस चेंजेस आ रही हैं, कंटिन्यूअस चेंजेस हैं। और ये कंटिन्यूअस चेंजेस फिजिकल भी हैं, जैसे टेम्परेचर में चेंज है, ह्यूमिडिटी में चेंज है, विंड फ्लो में चेंज है, और दूसरी इसमें केमिकल चेंजेस भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, लेड ऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की कंसंट्रेशन है। तो दोनों तरह की चेंजेस इसमें आ रही हैं। ये दोनों तरह की कंडीशंस चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म को वास्ता पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रॉपर्टीज़ में से, लिविंग होने की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है कि उसमें कॉन्स्टेंटली मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ये निशानी है, इंडिकेशन है कि कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं। मेटाबॉलिज्म उसके एक प्रॉपर्टी है। अब मेटाबॉलिज्म इसे कंट्रोल करता है एंजाइम। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स बहुत ही सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं। चेंजेस इन फिजिकल कंडीशंस और केमिकल कंडीशन, दोनों चीज़ों से मुतासर होते हैं, केमिकल से भी और फिजिकल कंडीशन से भी मुतासर होते हैं। लिहाजा ये बात साबित हुई कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली अपना मेटाबॉलिज्म करना है,
प्रॉपरली उसे सरवाइव करना है तो ये ज़रूरी है कि उसके तमाम सिस्टम उसे एक कांस्टेंट या नियर टू कांस्टेंट एनवायरनमेंट मिले, एंड दिस इज़ होमियोस्टेसिस। सो हमें ये भी पता चल गया कि चूँकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मुसलसल कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही हैं और ये चेंजेस हार्मफुल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म के लिए, सो इन हार्मफुल चेंजेस से बचाने का नाम, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का नाम, लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने का नाम होमियोस्टेसिस है। सो आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर यकीनन ये डेफिनेशन पढ़ी है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली फिजिकल और केमिकल फ्लक्चुएशंस के हार्म से बचाने का नाम कहलाता है होमियोस्टेसिस कहलाता है। इस चैप्टर में हम होमियोस्टैटिक जो पढ़ेंगे, होमियोस्टेसिस जो पढ़ेंगे, उसकी हम 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे, और वो 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। उनमें से एक वाटर एंड सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है, जिसको मेंटेन करने का नाम है ऑस्मोरेगुलेशन, और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन है, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन कंडीशंस, टेम्परेचर, वाटर और सॉल्यूट्स की कंडीशंस को एक स्पेसिफिक रेंज में रखने का नाम कहलाता है ऑस्मोरेगुलेशन। सो हम डिफाइन करेंगे द मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स within specific tolerance range that is called osmoregulation। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंडीशंस को कांस्टेंट नहीं करना, हमें कंडीशंस को एक स्पेसिफिक टॉलरेंस रेंज में रखना है, यानी एक मैक्सिमम लिमिट होगी और एक मिनिमम लिमिट होगी, उस लिमिट के दरमियान में रखना है हमें। इस चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है दैट डील्स विद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स especially nitrogenous metabolic waste, especially nitrogenous wastes. For example, ammonia, urea, uric acid, etc. ये मेटाबॉलिज्म के ख़ास तौर पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होते हैं। ये चूँकि बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं, इन्हें रिमूव करना इंतहाई ज़रूरी है। और इस चैप्टर का जो थर्ड पोर्शन है दैट डील्स विद टेम्परेचर एंड दैट इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। Thermoregulation is defined as the maintenance or regulation of temperature, body temperature within specific range. Specific range that is called thermoregulation. For example, human beings के लिए, for human beings the specific range is 36.1 degree Celsius to 37.8 degree Celsius. ये मिनिमम लिमिट को इंडिकेट कर रहा है। दिस वन इज द मिनिमम लिमिट
एंड 37.8 मैक्सिमम लिमिट। और इन दोनों के दरमियान की ये टॉलरेंस रेंज है, ये टॉलरेंस रेंज है। सो हमें ये पता चल गया कि हमें इस चैप्टर के 3 हिस्से करने हैं। ये बात भी काबिल गौर है कि ये होम्योस्टेसिस की एबिलिटी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाती है कि इस प्लैनेट अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। हमें मालूम है, हमारी ऑब्जर्वेशन है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में टेम्परेचर और दूसरी एनवायरमेंटल कंडीशंस एक जैसी नहीं हैं। कोई बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वेट हैं जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कुछ ऐसी हैं जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ड्राई कंडीशंस हैं वगैरह वगैरह। तो हर जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डेफिनेटली अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, उसके मुताबिक अपनी बॉडी कंडीशंस को उसके मुताबिक अडॉप्ट किया है। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब एनवायरमेंटल चेंजेस तो हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट में, इवन हमारे अंदर भी, बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। ज़ाहिर हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं और हमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके नतीजे में डिफरेंट केमिकल्स पैदा हो रहे हैं, हीट भी पैदा हो रही है, तो वो भी फ्लक्चुएशंस में आते हैं। हम ये देखेंगे किस तरह से उसे हम कोप करते हैं। अच्छा, जब तक हमें चेंज का पता ना चले, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब तक चेंज का पता ना चले, वो ज़ाहिर है अपना कोई कंट्रोल या रिस्पॉन्स भी शो नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये एनवायरमेंटल कंडीशंस को कैसे डिटेक्ट किया जाता है और किस तरह से चलता है। इसके लिए नेचर ने पैदा किया कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। और इस कंट्रोल सिस्टम के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स या सेंसर्स कह दीजिए। रिसेप्टर्स या सेंसर्स का काम ये है कि ये डिटेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को, फ्लक्चुएशंस को। स्ट्रक्चर्स हैं, द स्ट्रक्चर्स, ये रफ सी डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम चैप्टर 17 में कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। द स्ट्रक्चर्स स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट environmental fluctuations, environmental fluctuations are called receptors। ये रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स ने एनवायरनमेंट में होने वाली जो चेंजेस हैं उन्हें डिटेक्ट किया और फिर डेफिनेटली बॉडी के उस हिस्से तक पहुंचाना है जिसने इन कंडीशंस को एनालिसिस करना है, प्रोसेसिंग करनी है और उसके बाद कोई मुनासिब रिस्पांस सजेस्ट करना है। एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड कंट्रोल सेंटर। और ये कंट्रोल सेंटर सजेस्ट करता है अप्रोप्रिएट कोई रिस्पांस, और वो रिस्पांस जो स्ट्रक्चर शो करते हैं उन्हें नाम दिया जाता है इफेक्टर्स। सो इफेक्टर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो रिस्पांस शो करती हैं, दैट इज सजेस्टेड बाय द कंट्रोल सेंटर। द स्ट्रक्चर्स विच शो रिस्पांस उन्हें कहेंगे हम इफेक्टर्स। ये सारी सूरत हाल को समझने के लिए देखिए हम एक फिज़िकल सिस्टम के एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सब के घरों में मौजूद हैं रेफ्रिजरेटर। एक सिस्टम ले लेते हैं हम, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में सेंसर लगा हुआ है, सेंसर है जिसे हम नाम देते हैं थर्मोस्टेट।
थर्मोस्टेट ये डिटेक्ट करता है टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। सपोज आपने एडजस्ट किया हुआ है हमारा जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, लेट्स सपोज 0 to या -5 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। सेंसर ने डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर लेट्स सपोज कि इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस है। ये सेंसर इस इंफॉर्मेशन को, इस टेम्परेचर को जो उसने डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाता है, जो इसके अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। ये कंट्रोल सेंटर जब इसे पता चलता है कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो ये फैसला करता है कंट्रोल सेंटर और इन्फॉर्मेशन देता है कि जनाब टेम्परेचर को ड्रॉप होना चाहिए, कम होना चाहिए, और उसके लिए ये सजेस्ट करता है कंप्रेसर ऑन कर देता है। कंप्रेसर ऑन हो जाता है। जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ग्रेजुअल ड्रॉप इन टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, 4 से 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, 3 से 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, -3, -4, -5। जैसे -5 से कम होता है, सेंसर फ़ौरन भेजता है इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को कि जनाब टेम्परेचर रिक्वायर्ड से कम चला गया, लिहाजा मज़ीद कूलिंग बंद की जाए, तो कंप्रेसर को ऑफ कर दिया जाता है। आप ज़रा इसमें गौर कीजिए कि इसमें जो कंट्रोलिंग सेंटर है, कंट्रोलिंग सेंटर जो रेगुलेट कर रहा है टेम्परेचर को विद इन सर्टन रेंज, टेम्परेचर विद इन सर्टन रेंज, इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो है टेम्परेचर। ये इसका प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है। असल तो टेम्परेचर को इसने ड्रॉप करना है, लेकिन आप देखिए कि जैसे ही टेम्परेचर एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचता है, ये उल्टा जाकर अफेक्ट करता है कंट्रोलिंग सेंटर को, उसे शट डाउन कर देता है। ये जो एक अरेंजमेंट है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन अपने ही कंट्रोलिंग सेंटर को कंट्रोल करे, इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म आपके सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में इसके लिए 2 डेफिनेशंस हैं, दोनों हम स्टडी करेंगे। द अरेंजमेंट in which controlling mechanism is itself controlled by the product of reaction it is controlling। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन में कि एक ऐसी अरेंजमेंट है, फीडबैक मैकेनिज्म कैसी अरेंजमेंट है जिसमें जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है दैट इज इट्स सेल्फ कंट्रोल, वो खुद भी कंट्रोल हो रहा है उस प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन को जिससे वो कंट्रोल करा था, वही प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन उनका कंट्रोलिंग जो मैकेनिज्म है या कंट्रोलिंग सेंटर है उसे भी कंट्रोल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है जो यहाँ इस चैप्टर में है
वो भी हम देख लेते हैं। डिटेक्शन ऑफ चेंज, ये दूसरी डेफिनेशन है। डिटेक्शन ऑफ चेंज, डिटेक्शन ऑफ चेंज। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप डिटेक्ट कर सकें, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिटेक्ट कर सकें कि चेंज क्या है, और फिर इफेक्टर्स तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन कन्वे करना ताकि रिस्पॉन्स शो किया जा सके। एंड सिग्नलिंग सिग्नल से लफ्ज़ निकला बना, सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स response. So detection of change and signaling for effector's response to control system is called feedback mechanism. This is the second definition. Detection of change and signaling for effector's response to control system that is called फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के फिर दो टाइप्स हैं, आइए उनको देखते हैं। टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म नंबर 1, negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism में अगर एक फैक्टर बढ़ रहा हो और दूसरा फैक्टर कम हो रहा हो तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। मिसाल के तौर पर जैसे हमने ये आपके सामने एक एग्जांपल रखी, सूरत हाल रखी कि यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर एक हद से कम हुआ कंप्रेसर को ऑफ कर दे, यानी कूलिंग बंद कर दे। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर लेट्स सपोज जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ब्लड के अंदर, ग्लूकागोन कम हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। हमारे बॉडी के ज़्यादातर जो फीडबैक मैकेनिज़्म है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। एंड सेकंड वन इज़ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, अगर चेंज और उसका जो प्रोडक्ट है वो दोनों के दोनों बढ़ें तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। लेट्स सपोज कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता है। अब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, या ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल होता है, कंसंट्रेशन होती है, उस हिसाब से इंसुलिन की कंसंट्रेशन भी उस हिसाब से बढ़ती चली जाती है। सो ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। आइए हम चलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होमियोस्टेसिस के बारे में। आइए चलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन दैट इज रेगुलेशन ऑफ, अभी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स within certain range that is called osmoregulation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसे समझने के लिए पहले हमें पता हो कि किस किस्म के वाटर और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन का सामना करना पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सेल को। सो पहले हम डिफाइन करते हैं एक कंडीशन को। लेट्स सपोज के दिस वन इज़ द बीकर, और इसमें एक प्लांट सेल हम रख देते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं प्लांट सेल के गेट होती है सेल वॉल। ये सेल वॉल है, सेल वॉल, और सपोज कर लेते हैं हम इसकी कंसंट्रेशन अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी कंसंट्रेशन है 10%।
बाहर जो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसका ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन भी 10% है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की यानी सोल्यूशन की और जो उसके अंदर लिविंग सेल रखा गया है दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। ऐसे सोल्यूशन को हम नाम देते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसो मीन सेम, टोन कहते हैं कंसंट्रेशन को, सेम कंसंट्रेशन सोल्यूशन। अ सोल्यूशन हैविंग a solution having concentration identical to concentration of cell placed in it, that is called isotonic कंसंट्रेशन। हम जानते हैं कि वाटर मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, चूँकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है, लिहाजा जितने एंड ऑस्मोसिस होगी उतनी ही एक्स ऑस्मोसिस होगी। एंड ऑस्मोसिस इज इक्वल टू एक्स ऑस्मोसिस। सेल बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहेगा और इसके नतीजे में सेल रिमेन इन नॉर्मल कंडीशन, सेल रिमेन इन नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस में रहता है, उसके फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आते। दूसरी सूरत हाल, हमारे पास ये सेल है 10% कंसंट्रेशन वाला प्रोटोप्लास्ट जिसका 10% है और बाहर जो है कंसंट्रेशन लेट्स सपोज कि 50% का सोल्यूशन है। दिस प्लांट सेल हैज़ बीन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ये ज़्यादा कंसंट्रेशन रखता है एज़ कम्पेयर टू सेल प्लेस्ड इन इट, और जाहिर है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होता है। तो सेल का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है सोल्यूशन के मुकाबले में, लिहाजा वाटर सेल से बाहर निकलेगा और ये सेल नतीजतन कुछ वक्त गुजरने के बाद हमारी ये ऑब्जर्वेशन होगी, हम ये देखते हैं कि ये सेल वॉल तो चूँकि रिजिड और डेड स्ट्रक्चर है वो तो वैसे की वैसे रहेगी। हाँ, अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक कर गया, श्रिंक प्रोटोप्लास्ट, श्रिंक प्रोटोप्लास्ट है ये। और ऐसे सोल्यूशन को जिसकी कंसंट्रेशन उस पर रखे हुए सेल की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर मीन्स हाई, हाइपरटोनिक सोल्यूशन means solution having higher concentration as compared to cell placed in it. In this case, solution has higher concentration as compared to cell placed in it. This is hypertonic concentration solution। यहाँ पर एक्स ऑस्मोसिस होगी, एक्स ऑस्मोसिस इज ग्रेटर देन एंड ऑस्मोसिस, और इसके नतीजे में श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट या सेल। In case of animal cell, सेल उसमें श्रिंक कर जाएगा। So this is hypertonic solution. And the third one is hypotonic solution. Hypotonic solution. Hypotonic solution. Hypo means less. ये अपोजिट है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अपोजिट है, यानी यहाँ पर सेल जिस एनवायरनमेंट में रखा गया है
वहाँ कंसंट्रेशन कम है, परसेंट का सोल्यूशन है। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है सेल के कंसंट्रेशन के मुकाबले में। ऐसा सोल्यूशन कहलाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन हैविंग लेस concentration as compared to cell placed in it, as compared to cell placed in it। इसमें जो सेल रखा गया है उसके मुकाबले में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है और वाटर हमेशा मूव करता है हायर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। सो यहाँ पर एंड ऑस्मोसिस ज़्यादा होगी। एंड ऑस्मोसिस विल बी ग्रेटर देन एक्स ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स, इसके नतीजे में प्लांट सेल टर्चिड हो जाएंगे। प्लांट सेल्स become turgid और एनिमल सेल्स बस्ट कर देंगे, क्योंकि उनके गिर्द एनिमल सेल्स के गिर्द चूँकि सेल वॉल नहीं है, लिहाजा वो हायर इस ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो फट जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं। एनिमल सेल कैन नॉट टॉलरेट दिस सिचुएशन, बस्ट हो जाएंगे, बस्टिंग होगी और ये उसके डेथ कॉज कर सकती है। सो हमने यहाँ पर ये स्टडी किया कि 3 तरह के कंडीशन से वास्ता पड़ सकता है। अब बुक ऑफ पैटर्न ये है कि हम किसी भी फिनोमेना को पढ़ेंगे प्लांट्स में पहले, उसके बाद फिर एनिमल्स में। आइए देखते हैं कि प्लांट्स में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे है। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को ऑस्मोटिक कंडीशंस के लिहाज से 3 कैटेगरीज में हम तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइटोन इन प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो या तो वाटर में रहते हैं या जिन्हें वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स। प्लांट्स, द प्लांट्स लिविंग इन वाटर, or have abundant supply of water, are called hydrophytes. For example, hydrilla, water lily या लोटस, आप सब जानते हैं लोटस कमल। चूँकि इन्हें हर वक्त वाटर की सप्लाई हो रही है, एनवायरनमेंट प्लांट सेल का डिल्यूट हो सकता है, एंजाइम के लिए काम करना मुश्किल हो सकता है, लिहाजा इन्हें फेस करना पड़ता है फ्लडिंग ऑफ वाटर। सेल फेस फ्लडिंग कंडीशन, जो उनके लिए सर्वाइवल का प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत में देखा गया है कि हाइड्रोफाइट्स के आमतौर पर लीव्स ब्रॉड होते हैं। जनरली हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स हैं। स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये अपर सरफेस पर है। स्टोमेटा आर लोकेटेड ऑन अपर साइड ऑफ लीफ। नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ज़्यादा है।
लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सब कंडीशंस फेवर करती हैं मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन को। ऑल दीज कंडीशंस फेवर मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन, और इस ट्रांसपिरेशन के ज़रिए से मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर होगा ताकि फ्लडिंग से अवॉइड किया जा सके। सेकेंड टाइप्स प्लांट्स की मीज़ोफाइट्स हैं। मीज़ोफाइट्स, मीज़ो मीन्स इन बिटवीन और मिडल। मीज़ोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर हो। प्लांट्स हैविंग moderate supply of water, moderate supply of water are called मीज़ोफाइट। जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, लेमन है, स्पेनिच है, कैबेज है, ये सब मीज़ोफाइट्स में आते हैं। इनमें स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं जनरली। Stomata are generally located on lower epidermis. On lower epidermis, और चूंकि वाटर की सप्लाई हर लम्हे एक जैसी नहीं है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, उसी हिसाब से फिर ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इनकी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग उसी हिसाब से होती है। ओपन होते हैं स्टोमेटा व्हेन देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, एंड इन केस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं व्हेन supply of water is insufficient या limited। water to plant is limited। in case of limited supply of water stomata close हो जाते हैं। number of stomata as compared to hydrophytes कम होते हैं या उतने स्टोमेटा नहीं हैं जितने के हाइड्रोफाइट्स में हैं। सो स्टूडेंट्स, ये दूसरी कैटेगरी है प्लांट्स की। तीसरी कैटेगरी प्लांट्स की डेजर्टेड प्लांट्स हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें बहुत कम वाटर की सप्लाई है, बहुत कम जिन्हें वाटर अवेलेबल है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम ज़ीरोफाइट्स। द प्लांट्स हैविंग लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, having limited supply of water are called ज़ीरोफाइट्स। जैसे स्टोन लिली है, एक कैक्टस है, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, इससे आप ज़्यादा वाक़फ़ियत रखते हैं, इसकी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं। फिर ज़ीरोफाइट्स चूँकि इन्हें वाटर की सप्लाई बहुत लिमिटेड है, लिहाजा इन्हें ऐसी अडेप्टेशंस करनी है कि जो लिमिटेड इनके पास वाटर है उसे कंजर्व कर सकें। तो देखा ये गया है कि इनमें जो लीव्स हैं वो निडल शेप्ड होते हैं, ये इनकी अडेप्टेशंस हैं। लीव्स निडल शेप्ड है। स्टोमेटा और लीव्स कवर्ड होते हैं वैक्सी क्यूटिकल से। विद वैक्सी क्यूटिकल जो लिमिट करती है वाटर के लॉस को। स्टोमेटा डीपली संकन होते हैं, डीपली संकन है, धंसे हुए होते हैं। डायरेक्ट जो रेडिएशंस हैं, धूप है, वो डायरेक्ट लाइट उन तक नहीं पहुंचती, तो वाटर के लॉस को कम कर देते हैं।
In case of severe dry condition, severe dry conditions, these plants drop their leaves. These plants drop their leaves. अपने लीव्स को ये ड्रॉप कर देते हैं। ये प्लांट्स आमतौर पर वाटर को स्टोर करते हैं थिक सोल्यूशन फॉर्म में। जनरली स्टोर वाटर in thick solution form to limit water loss, ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो सके। वाटर लॉस, सो ये वो मेजर कंडीशंस हैं, एडेप्टेशंस हैं जो ये प्लांट्स अपने ड्राई कंडीशंस में करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने होमियोस्टेसिस का एक जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी किया। हमने उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स पढ़े, सेंसर्स या रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स। फीडबैक की डेफिनेशन हमने स्टडी की, उसकी 2 टाइप स्टडी की, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑस्मोरेगुलेशन हमने स्टार्ट किया, उसकी डेफिनेशन स्टडी की। 3 तरह के हमने सॉल्यूशंस को स्टडी किया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और आखिर में हमने स्टडी किया कि ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। तो इससे आगे फिर हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।